आप देख रहे हैं तेरे नाम की सांसें। तेरे ख्याल के पहलू से उठ के जब देखा, महक रहा था ज़माने में चार सू तेरा नाम। आज के दिन की शुरुआत बहुत ही बुरी हुई थी। सुबह सुबह बीबी जान पत्नी की खानदादा पति से किसी बात पर झड़प हो गई। मसला वही था बरसों से जिस पर बहस हो रही थी। अनस खान को आप ढील पर ढील देते जा रहे हैं। 2 साल से अपना क्लिनिक चला रहे हो। अब तो पढ़ाई और प्रैक्टिस के बखेड़े भी नहीं रहे। बस अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। बीबी जान ने दो टूक बात की थी। जाने गुल वो शादी करना ही नहीं चाहता। खान दादा की बर्दाश्त देखने लायक थी। मेरे कान पक गए हैं सुन सुनकर। अब उसे हमारी सुननी होगी। मैं अपने दिल में कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहती। बस अब बहुत हो गई है। उसे कह दे फ़ोन करके आज शाम तक हर हाल में वो मुझे घर पर चाहिए। बुलाएं साद को। अभी फ़ोन कराएं। बीबी जान ने रोना शुरू कर दिया था। खान दादा भी उन्हें देखकर परेशान हो गए और साद के मोबाइल पर बेल दी तो साद फ़ौरन अपने बाप के सामने हाजिर हो गया था। उसके साथ ही रमशा भी आ गई। बाबा साहब क्या बात है? बीबी जान को क्या हो गया? वो सास के पास बैठते हुए उनका सर सीने से लगाए पूछने लगी। हालांकि खूब जानती थी कि माँ का बेटे के सर पर सहरा सजाने का शौक आजकल गिरती हुई तबीयत ने किस कदर उभारा हुआ है। लेकिन बेटा भी ऐसा कि पहले पढ़ाई की आड़ फिर प्रैक्टिस की आड़ लेकर उन्हें टालता रहा था। अब तो 2 साल से अपना क्लिनिक कामयाबी से चला रहा था। अब कौन सा बहाना करता? रमशा चंदा, अनस को समझाओ। साथ मेरे बच्चे, उससे पूछो क्या बात है, क्यों वो हमें सता रहा है। बीबी जान हल्का हल्का कांपने लगी थी। बीबी जान, मैं आज अनस से फाइनल बात करता हूँ, आप दिल पर ना लें। साथ ने भी माँ को हौसला दिया। जाने गुल, आज हम भी उस नामाकुल से पूछेंगे। आप हल्कान ना हो। अगर वो आज ही मान गया तो कल को आपने डांडिया भी करना होगा बेटे की मेहंदी में। कूल हो जाएं प्लीज़, वरना तबीयत खराब में खाकर मान पूरे करेंगी। खान दादा की बात सुनकर सभी हंस पड़े थे। अचानक कमरे में मदीहा और लाइबा भी पहुंच गई। भाई, हम लोगों के बगैर ये डांडिया कौन डाल रहा है? दोनों एक जबान होकर बोली। बच्चे, ये डांडिया तुम्हारी बीबी जान डाल रही थी, तुम्हारे चाचा की शादी की खुशी में। खान दादा ने मुस्कुराते हुए पोतियों को खबर दी। बीबी जान, यह फाउल नियम के विरुद्ध है। हमारे बगैर आप एक भी स्टेप ले सकती? उन दोनों ने दादी को उठाया और माँ की संगत में गोल गोल दादी की कुर्सी के चारों तरफ घूमने लगी। ओहो लाइबा, महदीहा, तुम लोग ना स्कूल को लेट हो रहे हो। मालूम है तुम्हारी वैन का ड्राइवर शायद फौज का रिटायर्ड हवलदार है। 1 मिनट लेट होने पर मुझे तुमको छोड़कर आना पड़ेगा। हरी अब जल्दी करो। दोनों तैयारियों में बिजी हो गई। कुछ ही देर बाद सब कुछ रोज़ के मुताबिक हो गया। लाइबा मदीहा स्कूल और साद ऑफिस। दिल्ली से लगातार सर्दी बढ़ जाने की खबरें आ रही थी। वो खबरों को लगातार सुन और देख रहा था कि पूरी दिल्ली धुंध की लपेट में है। उसे बीबी जान की बहुत फिक्र रहती थी। डॉक्टर था, जानता था उनके लिए ऐसी ठंड किस कदर नुकसान देने वाली है, मगर मजबूर था। वो उसके पास आने को तैयार न थी। उनकी एक ही जिद थी, शादी करो और दिल्ली में सेटल हो जाओ। अब तो बाबा साहब भी उनके जिद के आगे मजबूर से हो गए थे। खबरें सुनते सुनते वो जल्दी जल्दी नाश्ता भी ख़त्म कर रहा था। उसने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया, मोबाइल को चार्जिंग से निकालकर मिस कॉल्स चेक की। बाबा साहब की मिस कॉल देखकर वो फ़ौरन उनका नंबर मिलाने लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वो नेचुरल गर्मजोशी से बोला। नामकूल, कहाँ रहते हो? बाबा साहब गरजे। वो बाबा साहब, आजकल अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई है, इसीलिए बहुत कम वक्त मिल पाता है। मियाँ साहबजादे, अभी से तुम इतने बिजी हो गए कि घड़ी भर अपने माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं। वो उदासी से कह गए। बाबा साहब, आपने कैसी बात कह दी? आपने मुझे जिस प्रोफेशन में कमांड दी है उसका तकाजा ही इंसानियत की खिदमत है। बाबा साहब, यकीन जानिए पिछले 5 दिन लगातार डे नाइट ड्यूटी दी है और क्लिनिक के लिए सिर्फ 1 घंटा दे पाता था ताकि डेली पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। आप तो हर पल मेरे साथ होते हैं और बीबी जान तो मेरी हर आती जाती सांस में दुआओं के साथ शामिल हैं। वो जज्ब से कह रहा था। अच्छा साहबजादे, अब बस बहुत बोलने लगे हो। जानते हो ना, अब मैं तुम्हारी बीबी जान को कोई भी बहाना बनाकर टाल नहीं सकता। अब घर बसा ही लो। तुम्हारी शादी को लेकर हर वक्त परेशान रहती हैं। कुछ ख्याल करो अब तुम, और ज़्यादा वक्त का तकाजा ना करो।
और बस जल्दी से खुशखबरी सुनाओ ताकि हम भी तुम्हारी शादी के अरमान पूरे कर सकें। यार कुछ अपनी भतीजी और भाभी का ही ख्याल कर लो। बाबा साहब मज़े के मूड में आ गए थे। इधर उसके चेहरे पर साया लहरा गया था। बाबा साहब, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, अभी ज़रा जल्दी है। सबको सलाम कहिएगा। इधर बाबा साहब, बात तो सुनो, हाँ ना में जवाब तो दो। कहते ही रह गए और फिर फ़ोन टुन टुन करने लगा। मोबाइल हाथ में लेकर वो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। शादी, ये लफ्ज़ भी अपने अंदर एक ज़िंदगी रखता है। मोहब्बत, 4 हर्फ की ये माला जिसके गले में पड़ जाए उसकी सारी ज़िंदगी सुबह शाम चैन सुकून उस माला के चारों तरफ मंडराता रहता है। वो गुमसुम सा बैठा किन्हीं ख्वाबों की दुनिया में चला गया। वो तो एक बिल्कुल सीधा साधा सा मेडिकल स्टूडेंट था। जाने कब से नूर अपने हाथ में ये माला लिए उसके नाम के दीप जला रही थी। उस दीप की लो उस कठोर तक अब तक कोई गर्मी न पहुंचा पाई थी। मेडिकल स्टूडेंट्स का ग्रुप ए लैब में जमा था। अचानक लाइट चली गई। हालांकि रोशनी का इंतज़ाम था, लेकिन फिर भी लैब में अंधेरा सा महसूस हो रहा था। अचानक नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक तरफ ले गई। वो अचानक आई आफत पर बौखला सा गया। क्या बात है नूर अली, इस तरह मुझे? वो पूछना चाह ही रहा था कि अचानक नूर ने अपना दायां हाथ आगे कर दिया। कांच की स्लाइड उसके हाथ में 4 टुकड़ों में दबी हुई थी। उसकी गुलाबी हथेली में गाढ़ा गाढ़ा खून निकलकर जमा हो चुका था। उसने बढ़कर उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली और उसके हाथ से कांच निकालकर डस्टबिन में फेंकने लगा ही था कि किसी ख्याल के तहत जेब में से एक छोटी प्लास्टिक की थैली निकालकर वो टुकड़े थैली में डाल दिए। चलो तुम्हारी बैंडेज करा दूँ। वो उसे लेकर लैब से बाहर आ गया। कैफेटेरिया में वो दोनों बैठे चाय पी रहे थे। नूर को चाय पसंद ना थी, लेकिन वो अनस के साथ बैठने के लिए ज़बरदस्ती चाय पी रही थी। कैसे टूटी थी स्लाइड? इतना बड़ा जख्म हाथ में लगा लिया। वो चाय का घूंट भरते हुए बोला, उस जख्म के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं जो आपने मुझे दिया है। वो गहरी आंख से उसे देखते हुए कह गई। वो हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगा। क्या कह रही हो नूर? मैं कुछ समझा नहीं। वो वाकई उसकी बात का मतलब नहीं समझा था। देखो, मैं आज की लड़की हूँ, आपसे कुछ भी लगी लपेट नहीं करूँगी, घुमा फिराकर बात भी नहीं करूँगी। सच कहूँगी और सच ही सुनूंगी आपके मुंह से। वो बगैर रुके सब कुछ कह गई। क्या बात कहना चाहती हो? वो कड़ी नज़रों से देखते हुए कह रहा था। मुझे नहीं पता कि मोहब्बत इश्क क्या फ़िलॉसफ़ी है। मैं इतना जानती हूँ, आपको देखते ही मेरा रोम रोम आई लव यू कहने लगता है। पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। सच्ची, मेरा पूरा 1 साल इस कैफियत में हो गया। मैं आज बहुत मजबूर हो गई थी खुद से। हाथ में स्लाइड इस शिद्दत से दबाई कि टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ अनस, आप नहीं जानते मैं हर वक्त आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ। रातों की नींद उड़ चुकी है। मैं इम्तिहान में कामयाब भी नहीं हो सकती कि हर वक्त किताब खोलते ही आप सामने होते हैं। वो बाकायदा रोने लगी थी। मैं सिर्फ आपकी हूँ और आप सिर्फ मेरे। उसकी हिचकियाँ बन गई थी। कैफ़े में रश नहीं था, वरना तमाम लोग उस वक्त यह मंजर देख रहे होते। वो घबरा सा गया था। जाने कौन से जज्बे ने उसे उसके हाथ थामने पर मजबूर कर दिया। खामोश हो जाओ प्लीज़, लोग देख रहे हैं। उसने भी गर्दन झुका ली थी। नहीं, आप सिर्फ मेरे हैं। आप वादा करें कि आप मेरे हैं। वो ज़िद पर अड़ गई। बच्चों जैसी बातें ना करो नूर, मान जाओ, शाबाश। वो उसके हाथ सहलाने लगा। आप पहले हाँ करें। क्यों, क्या ज़बरदस्ती है? अब वो सूरत हाल समझ रहा था, इसीलिए एकदम शौक हुआ। हाँ, ज़बरदस्ती है, नूर ने गर्दन को अकड़ कर कहा। वो अब नूर को गौर से देख रहा था। मासूम सी गुलाबी गुलाबी मोम जैसी लड़की, घनी पलकों के नीचे बड़ी बड़ी गहरी काली चमकती आंखें। उसका मासूम चेहरा उसकी तमाम बातों की सच्चाई का गवाह था। अच्छा, अब चलते हैं, बाकी बातें बात के लिए उठा कर रखो। वो उठकर बिल देने के लिए चल दिया। उसने भी एक फाइल और रजिस्टर उठाकर जैसे सामान बांध लिया था। इश्क की वारदात हो चुकी थी। जिंदगी का ये रंग अनस के लिए इस कदर अजीब और नया था कि हर वक्त उसकी तबीयत में एक तरंग सी रहती थी। हर वक्त किताब का कीड़ा बना रहने वाला अक्सर गुनगुनाने भी लगा था। उसके क्लासमेट भी इस बदलाव को महसूस कर चुके थे। नूर की बेकरारी तो पहले ही सबको पता थी, मगर अब अनस के बदले रवैये से सबने जान लिया था कि दोनों तरफ आग है। वक्त गुजरता चला जा रहा था। नूर की मोहब्बत में शिद्दत भी उतनी ही ज़्यादा शबाब पर पहुंच रही थी। नूर एक बहुत ही जज्बाती लड़की साबित हो रही थी।
अक्सर अजीब अजीब हरकतें करती। अचानक क्लास से उसे लेकर उठ जाती, लोगों की नज़रों से छुपाकर कोनों में उसके हाथों को चूमना शुरू कर देती। जब तक वो उसके माथे को उसकी जिद से मजबूर होकर ना चूम लेता, वो दीवानों की तरह उसके हाथ चूमे चली जाती थी। ऐसे वक्त में उसे खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। उसके अंदर नूर की मोहब्बत और दीवानगी ने एक डर सा बिठा दिया था। वो जानता था कि इस दीवानी लड़की की मोहब्बत में उसके दिल में एक नर्म गोशा तो पैदा हुआ है, लेकिन उसके साथ ज़िंदगी का सफ़र काटना बहुत मुश्किल होगा। नूर की दीवानी हरकतें, उसकी आदतें, उसकी बातें, वो हर लम्हे एक आसेब की तरह उसकी ज़ात से चिपकी चली जा रही थी। आने वाले बेहतरीन वक्त के ख्वाब को इस बार के फ्रेश सेमेस्टर रिजल्ट ने धुंधला कर दिया था। उसके नंबर्स बहुत ही कम थे। घर से बाकायदा फ़ोन आते थे। सभी लोग होने वाले डॉक्टर की हर प्रोग्रेस की खबर रखते थे। साद ने जब रिजल्ट का सुना तो उसकी फिक्र उसे सताने लगी और वो अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गया। भाई ने भाई को, जो कि उसका दोस्त भी था, सारी बात बता दी। इत्तेफाक से उसी दिन शाम में मेडिकल स्टूडेंट्स ने समंदर के किनारे पर पिकनिक का प्रोग्राम रखा हुआ था। अनस साद भाई को भी उनके इनकार के बावजूद साथ ले गया। साद नूर की दीवानगी को महसूस कर रहा था। अनस ने नूर को नहीं बताया था कि वो उसका भाई है, इसीलिए वो उसे भी कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट समझ रही थी। कुछ ही देर में ठाठे मारता, झाग उड़ाता समंदर सामने था। तमाम स्टूडेंट्स टुकड़ियों में बंटकर समंदर की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। अचानक बातें करते करते वो अनस को बहुत दूर ले गई। जिंदा समंदर आवाज़ें निकाल रहा था। अनस, तुम्हें मुझसे कितना प्यार है? वो लहरों से खेलते हुए बोली। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में क्या कोई पैमाना भी फिक्स है? वह मुस्कुरा कर रह गया। मोहब्बतों में पैमाने नहीं होते। वो सीरियस थी। फिर मेरी मोहब्बत के लिए कितना का लफ्ज़ क्यों लगा रही हो? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों और कितना, ये तो शायद कोई भी नहीं बता सकता। वो समंदर के शोर में क्या कुछ कह गया उसे खुद नहीं पता चल रहा था। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में समंदर की आखिरी हदों को भी छू सकती हूँ। वो अपने ही ध्यान में कह रही थी। ओहो, यानी इतनी मोहब्बत है जनाब को हमसे? दावों से ही बहलाओगी क्या? सिर्फ सबूत भी तो दो। वो उसका हाथ थाम कर मुस्कुराने लगा। मैं अभी सबूत देती हूँ। उसने घनेरी पलकों के नीचे चमकती कटोरा आंखें उठाई और उसके हाथों को चूमकर समंदर की आती लहरों की तरफ चलने लगी। छू कर जल्दी आ जाना, मुझे कॉफ़ी भी पीनी है, इकट्ठे पी लेंगे। वो अभी भी मजाक समझ रहा था। नूर आगे बढ़ती चली गई। वो कॉफ़ी का ऑर्डर देकर पैसे लेकर पलटा तो नूर का सिर्फ एक सर नज़र आ रहा था और एक बड़ी लहर आती नज़र आ रही थी। उसके पसीने छूट गए। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि नूर जिंदगी से बहुत दूर चली गई। एक कोहराम समझ गया था। पिकनिक पर आए सभी स्टूडेंट्स उस जिंदा दिल लड़की की मौत पर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। अनस की हालत देखने लायक थी। नूर उसकी सारी मोहब्बत अपने साथ ले गई थी। अनस की ज़िंदगी के दामन में उसने इतने थोड़े से दिनों में यादों की वो सैराट डाली थी जो अनस को पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी थी। नूर ने वाकई समंदर की आखिरी हद को छू लिया था, इसीलिए उसकी लाश भी नहीं मिली थी। साद अपने भाई की हालत पर परेशान होकर रह गया था। जितने तसल्ली के अल्फाज उसके पास थे वो भाई से कह गया था, मगर भला मोहब्बत की मौत तसल्लियों से बहल सकती है क्या? साद के जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने फैसला कर लिया था कि वो नूर की यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारेगा। वो भी तो उसकी मोहब्बत में कुर्बान हुई थी। वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वो डॉक्टर बनकर इंसानियत के लिए खुद को मिटा देना चाहता था। लगातार फ़ोन की बजती बेल ने उसके गुजरे तूफान से निकाल कर बाहर किया। डॉक्टर, प्लीज़ आप जल्दी आएँ। कोई और डॉक्टर इस वक्त मौजूद नहीं। आप ही पर हम भरोसा कर सकते हैं। एक पेशेंट बहुत सीरियस आया है। सिस्टर ने जैसे मिन्नत की थी। वो तो वैसे भी हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था। ओके, आई विल कम। वो जल्दी से दरवाजे को लॉक करता बाहर निकल गया। पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर थी। मुतमईन होकर वो राउंड पर चला गया था। राउंड से वापसी पर वो अपने रूम में आ गया। वहाँ पर डॉक्टर अलीना चाय पी रही थी। उन्होंने उसके लिए भी चाय मंगवा ली। डॉक्टर अनस, क्या ख्याल है, क्या इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस लड़की की याददाश्त रह सकेगी? वैसे ही थान पान सी है। वो ताज़ा केस पर डिस्कस कर रही थी। डॉक्टर, ये ज़रूरी नहीं है कि हर गिरने वाला केस याददाश्त से रिलेटेड हो। आई थिंक शी इज़ ऑल राइट। ज़रा होश आ जाए तो पता चलेगा। उसके चेहरे पर फैला खून उसके नाक और मुंह से निकला था, जो आपको परेशान कर रहा था।
डॉक्टर अलीना के डर की वजह वाकई उसका खून से लथपथ चेहरा ही था, और फिर पुलिस केस पर अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लड़की समंदर में पड़ी लाई गई थी। अचानक एक जोरदार चीख ने दोनों को उठने पर मजबूर कर दिया। ये चीख नई पेशेंट के बेड से आई थी। वो दीवानगी अंदाज में चिल्ला रही थी, नहीं जीना मुझे, मार दो मुझे। हाँ, मैं गुलाम अली शाह की बेटी हूँ, जायज़ औलाद हूँ, मार दो, फेंक दो समंदर में। नर्स ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर डॉक्टर से कहने पर एक इंजेक्शन लगा दिया। वो बेहोश होते होते भी चिल्ला रही थी। पेशेंट की याददाश्त नहीं खोई थी। वो एक 16-17 साल की बेहद खूबसूरत नाक नक्शे वाली नाजुक सी लड़की थी। अब जो होश आते ही उसके मुंह से अल्फाज निकले थे, उनसे हर शख्स उसकी कहानी सुनने के इंतज़ार में था। अनस ने सख्ती से मना कर दिया था कि अगर उसे होश आ भी जाए तो मुझे खबर दी जाए। कोई उससे किसी भी किस्म की बात नहीं करेगा। उसकी आवाज़ की शिद्दत में वो नूर की मोहब्बत की शिद्दत तलाश करने लगा था। रात को उसे होश आया था। नर्स ने आकर खबर दी। वो उसके कमरे में पहुंच गया। वो ग्लूकोज की सुई निकालने की कोशिश कर रही थी। देखो प्लीज़, इसे ना निकालो। वो उसके सर पर खड़ा था। वो अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैं डॉक्टर अनस हूँ और आप इस वक्त मेरी पेशेंट हैं। हम ऐसा करते हैं, पहले दोस्ती कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में। उस लड़की के लिए जाने उसके दिल में क्यों गर्म गोशा पैदा होता ही चला जा रहा था। वो खामोश रही, कुछ नहीं बोली, बस माथे पर बल डाले सामने ही घूरती रही। आपने मुझे क्यों बचाया? बड़ी देर बाद उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक उलझा हुआ सवाल किया था। ये मेरा फ़र्ज़ था, इसलिए। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। नहीं डॉक्टर, ये आपने बहुत गलत किया। हाँ, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। वो बोलने लगी थी, यानी डॉक्टर से दोस्ती हो गई थी। यही तो वो चाहता था कि वो कुछ बोले, अपने अंदर को बाहर ले आए, ताकि अंदर का गुबार बाहर आए तो वो कुछ खोज लगा सके। वो मुस्कुरा रहा था। आपको खुशी हुई ये सुनकर? वो बहुत सीरियस थी। नहीं, अच्छा लग रहा है। तुम कुछ कह तो रही हो, अपने बारे में बताओ। मगर रुको, मैं अभी आता हूँ। वो कहकर बाहर आ गया और फिर दूध और बिस्किट का पैकेट उसके लिए और अपने लिए चाय का कप उठा चला आया। पहले कुछ खा लो, फिर बातें होती रहेंगी। उसे भी शायद भूख लगी थी या जिंदा रहने का तावान समझकर उसने बगैर चूंचा किए आधा पैकेट बिस्किट और दूध पी लिया। वो उसे चोर नज़रों से देखता चला जा रहा था। उसका मासूम चेहरा उसकी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर रहा था। पेट में कुछ पड़ा तो जैसे उसके अंदर जान आई। तुम ये टैबलेट लो और कुछ देर आराम कर लो। वो बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अनस ने देखा था कि उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए उसने उसे आराम करना मुनासिब समझा और फिर जब तक वह सो ना गई वो वहीं बैठा रहा। उसके सोने के बाद वो उठकर अपने रूम में चला आया। ड्यूटी नर्स को उसके बारे में उसने ख़ास हिदायत दी थी। कुर्सी पर पीठ टिकाए दोनों हाथों के सहारे सर पीछे किए वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ नूर ने आकर उसकी आंखें नर्म हाथों से छुपा ली। उसकी सोच टूट गई थी। एक छुरछुरी से लेकर वो कसमसाया और सीधा हो बैठा। एक तो ड्यूटी, दूसरे एक नई कहानी लिए नई पेशेंट, और फिर उसकी नूर की याद। गुजरे हुए वक्त की यादों ने आंखों से नींद तो पहले ही उड़ा दी थी, मगर आज उसे बार बार नूर अपने आसपास अटखेलियाँ करती नजर आ रही थी। किसी की याद में आंखों को लाल क्या करना, जिसे बिछड़ना था उसका मलाल क्या करना। मोहब्बतें तो फ़कत इंतहाई मांगती हैं। मोहब्बतों में भला एतदाल क्या करना। वो वाकई उसकी मोहब्बत को वक्ती उबाल समझा था, लेकिन उसकी मोहब्बत सच्ची थी। वो मोहब्बत पर कुर्बान हो गई थी। वो मोहब्बत की मौत मरकर खुद को उसके वजूद के साथ जोड़ गई थी। उसने लाल आंखें ऊपर उठाई। नूर, वाकई में तुम्हारी मोहब्बत की गहराई और शिद्दत नहीं जान सका था। उसने जैसे कबूल कर लिया था। राउंड से फ्री होकर उसके कमरे की तरफ अपने आप उसके कदम उठ गए। वो कल की तरह आज भी दीवार को घूर रही थी। उसे देखते ही कुछ दोस्ताना सी हंसी उसके होंठों पर आई थी। बदलाव खुशगवार था। वो भी अंदर से खुश हुआ। दवा खाई थी नाश्ते के बाद या नहीं? जी हाँ, सिस्टर खिला गई थी, जवाब मिला। उसका बुखार चेक करने के बाद उसने फाइल पर कुछ एंट्री की और फिर वहीं करीबी चेयर पर बैठ गया। कैसा फील हो रहा है? वो नरमी से बोला। अगर मैं बेहतर फील भी करूँगी तो भी क्या फ़ायदा डॉक्टर साहब। ये ज़िंदगी की रौनकें मेरे लिए बेकार हैं, क्योंकि ज़िंदगी पर हक उनका है जो अपने हसब नसब के साथ पैदा होते हैं। वो दुख से कह रही थी। डोंट बी इमोशनल। अभी उम्र ही तुम्हारी कितनी है जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो।
वो उसका दुख तो जान रहा था, लेकिन उस वक्त वो नहीं चाहता था कि वो जहन पर जोर दे और कड़वी यादें उसको फिर से बिखेर दें। कुछ और उसमें बेहतरी आ जाती तो ये उसके लिए बहुत अच्छा था। अभी उसके दिमाग को आराम की ज़रूरत थी। कोई भी शख्स ज़िंदगी से किनारा बहुत बेबस होकर करता है। ज़िंदगी जैसी अनमोल दौलत से हाथ बहुत शदीद मजबूरी के तहत धोया जाता है। इंसान ज़िंदगी से फ़रार उस वक्त अपनाता है जब जीने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी ना खुलने के लिए। उधर भी शायद ऐसी ही कैफियत थी, इसीलिए ऐसा कारनामा अंजाम पाया होगा। फिर वो खामोश हो गई। कुछ देर बैठकर वो भी वापस चला गया। दिन जितनी देर बाद रोशन हुआ था, रात ने अपनी चादर उतनी ही जल्दी तान ली थी। वो कुछ देर के लिए अपने फ्लैट पर गया था और फिर वापस ऑन ड्यूटी हो गया। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। वो अब माशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो गई थी। इसमें उसकी ख़ास देखभाल का दखल था। वो पिछली रात उसे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी थी। उसका नाम माहिन था। वो अपनी माँ की जज्बाती मोहब्बत की निशानी थी, जिसे दुनिया में लाने की वजह गुलाम अली शाह बने थे। सदियों की वही पुरानी कहानी, सरदार और लौंडी की मोहब्बत, जिसे सरदार अपने हवस का निशाना बनाने के लिए मोहब्बत का चारा डालकर शादी का नाम देकर फुसलाता है और मतलब निकल जाने पर उसकी हैसियत, उसकी औकात याद दिलाकर दूर कर दिया जाता है। मोहब्बत की निशानी को लिए लौंडी दुख के तपते जंगल में सफ़र करती है और फिर ज़माने के डर, लोगों की तोहमत उसे नंगी जलती रेत पर रगेगती है और वो निशानी अपनी कोख से दुनिया में ले आती है। उसकी नानी ने 16 साल उसको अपने परों में लेकर पाला था, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो वो उसे उसका असल सच बताकर हमेशा की नींद सो गई। वो बहुत जज्बाती थी। उसने अपनी माँ को नहीं देखा था। सुना था कि वो उसे जन्म देकर दुनिया से मुंह मोड़ गई थी। वो अपने असल की खोज में निकली थी, बिल्कुल अकेली। लेकिन गुलाम अली शाह ने उसको पहचान कर भी जलील करके घर से निकाल दिया था और साथ ही बदचलन माँ की नाजायज़ औलाद का ऐसा ताना मारा कि उसके दिमाग के चीथड़े उड़ गए। वो खाली दिमाग के साथ जाने कितने रास्तों की खाक छानती समंदर तक पहुंची थी। जब वो समंदर की तेज़ आवाज़ सुनती, नाजायज़ औलाद, जलील औरत, बदचलन माँ की तस्वीर, ये अल्फाज इतने ज़ोर से उसके कान में धमाका करती कि दोनों हाथ कानों पर रख लेती। उसके लिए ज़िंदगी की हकीकत दो कौड़ी की हो गई थी। उसने आसमान की तरफ दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ए दोनों जहानों के रब, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे तूने कोई सर पर हाथ रखने वाला वजूद क्यों नहीं दिया? क्यों बेनाम कर दिया मुझे इस नाम वालों की दुनिया में? मेरी माँ का गुनाह मुझे ही क्यों बनाया? ज़िंदगी से मुंह मोड़ना गुनाह है, लेकिन नाजायज़ औलाद का दुख इस वक्त का सबसे बड़ा गुनाह है। मालिक, मुझे माफ़ करना। और फिर उसने ठाठे मारते समंदर की गोद में छलांग मार दी। जिंदगी ने उसका साथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। जल्दी मछली पकड़ने वालों की एक टोली ने उसे बाहर निकाल दिया। चलती हुई सांस जिंदगी की गवाह थी। वो उसे अस्पताल लाकर बड़ी नेकी कर गए थे। उसकी कहानी वाकई बहुत दुखी करने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि नूर समंदर की हदों को छूकर वापस आ गई हो। उसे देखकर अनस ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए। इस बार वो मोहब्बत में पहल करना चाहता था। उसका फैसला अटल था। नूर समंदर से माहिन के रूप में वापस आ गई थी। घर पहुंचते ही उसने दिल्ली बाबा साहब को फ़ोन मिलाया। बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहबजादे, हम ठीक हैं। तुम बीबी जान से बात करो। उन्होंने बीबी जान को मोबाइल दे दिया था। अरे मेरे चांद, बस अब तो मुझे बहू ला कर दे दे। तेरी भाभी और भतीजा सब तुझसे नाराज़ हैं। बीबी जान तो जैसे उसके इंतज़ार में ही थी। बीबी जान, आपका हुक्म सर आँखों पर। आपकी तबीयत कैसी है? अरे चंदा, क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? वो खुशी से झूम उठी। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको एक सरप्राइज़ देना है। अगर हो सके तो आप मुंबई आ जाएं साथ भाई के साथ। अच्छा बीबी जान, मैं बाद में कॉल करूँगा, अभी जल्दी जल्दी है। वो फ़ोन करके साथ भाई का नंबर मिलाने लगा। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। उसने कम वक्त में पूरी बात उनको बताकर एक सुकून का सांस लिया था। साथ ने भी उसे 2 दिन में मुंबई पहुंचने का कहा था। उसने इंतज़ार शुरू कर दिया। वो अस्पताल के बाहर लॉन में टहल रही थी। डॉक्टर अनस के आते ही वो उसके पास चली गई। डॉक्टर साहब, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब तक मुझे अस्पताल में रखेंगे? वो बेचैनी से पूछ रही थी। हालांकि जानती थी कि इस ठिकाने के अलावा फ़िलहाल तो वो बेघर ही थी। बस इसी हफ्ते आपको छुट्टी मिल जाएगी, वो मुस्कुराते हुए बोला था। शाम को सांस सीधा अस्पताल में ही आ गया था।
दोनों भाई कुछ खरीदारी और ज़रूरी कामों के सिलसिले में बाहर निकले तो रात गए लौटे थे। साथ ने उस लड़की को देखा तो समंदरों की लहरों में अनस का हाथ थामे नूर जहन में आ गई थी। वो भाई के फैसले पर खुश था। आप तैयारी कर लो, कल आपकी छुट्टी हो जाएगी, अनस ने माहीन से कहकर होंठ को दांत तले दबा दिया। वो मुस्कुराई सी देख रही थी। उसने भला क्या तैयारी करनी थी? कपड़े झाड़कर बाहर खड़ी होना था और क्या। उसकी सोचो अब क्या होगा ही की रट लगा रही थी। माहीन ने रात जाकर गुजारी थी। नाम की तलाश में निकली थी, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत जाहिर हुई तो उस अस्पताल में। ज़िंदगी इतनी हल्की फुल्की भी हो सकती है, उसे यहाँ आकर पता चला था। अस्पताल से जाने के ख्याल ने जैसे उसके बदन से लहू की हर बूंद निचोड़ ली थी। सुबह जब अनस उसके पास आया तो उसकी आंखें लाल गुलाबी होकर रात की कहानी सुना रही थी। क्यों जागती रही रात भर? हालांकि आज तो तुम्हें यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। डॉक्टर, मैं यहाँ से, वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। बोलो, रुक क्यों गई? उसने मुस्कुराते हुए हौसला दिया। डॉक्टर, मैं जाऊँगी कहाँ? सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, वो उंगलियां मरोड़ते हुए कह रही थी। तुम्हारी इस परेशानी का हल मैंने ढूंढ निकाला है। तुम्हें हथकड़ी लगेगी, सारी उम्र तुम कैद में रहोगी। वो उसकी बातें सुनकर फूट फूट कर रो दी। क्यों बचाया था मुझे? क्यों मरने नहीं दिया? मैं फिर अकेली और बेनाम हो गई हूँ आज। उसके इस तरह रोने से अनस को तड़पा कर रख दिया था। वो तो उसे अच्छी तरह सताना चाहता था आज, लेकिन जल्द ही मोम हो गया। तुम्हें इसलिए बचाया था ताकि तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। वो उसके करीब आकर उसके चेहरे को उठाता हुआ बोला। सूजी आंखें गुलाबी होकर आंसुओं से चेहरा गीला करते हुए उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। माहीन, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुम बेनाम नहीं। बेनाम तो वो होते हैं जिनके दिल दुनिया की दौलत और हवस से भरे होते हैं। बेनाम तो वो होते हैं जो गुनाह को सवाब करने के चक्कर में डर की बोली लगाते हैं और अपने डर को दर दर की ठोकरें खाने के लिए रास्तों की रेत की तरह ठोकर मार देते हैं। तुम आज से माहीन अनस खान हो, अनस खान की ज़िंदगी हो तुम। तुम्हें मैं जल्द ही शादी के बंधन में बांधकर अपनी मोहब्बत की कैद की सज़ा दूंगा। मेरे प्यार की हथकड़ी तुम्हारे हाथों में होगी। और हाँ, तुम ये सारे आंसू आज और अभी बहा दो। आगे से ये आंसू इन आंखों में ना आए। उसने उसे बाहों में लिया। वो भी मुस्कुराने लगी थी। शाम की फ्लाइट से तीनों दिल्ली पहुंच गए। सारी सूरत हाल साद ने बीबी जान और खानदादा को बता दी थी। बीबी जान और खानदादा उसके फैसले पर बहुत खुश थे। वाकई उसने बिना किसी लालच के इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया था और साबित भी कर दिया था। वो जिस लड़की का ख्वाहिशमंद था, उसने उस पर तरस नहीं खाया था, बल्कि उसे मोहब्बत के साथ शादी कर रहा था। शादी की तैयारियां उसी दिन से खूब धूमधाम से शुरू हो गई। घर की बड़ी बहू रमशा अपनी दोनों बेटी मदीहा और लाइबा के साथ गर्मजोशी से बिजी हो गई थी। पूरे घर में नए रंग उतर आए थे। हर कोने से खुशी फूट रही थी। माहिर ऐसा सब कुछ देखकर अपनी किस्मत पर फख्र कर रही थी। आज मेहंदी की रस्म में खूब हल्ला गुल्ला हुआ था। बड़ी मुश्किल से अनस को अपने कमरे में आने की फुर्सत मिली थी। आज उसे नूर बड़ी शिद्दत से याद आई थी। वो मैगज़ीन उठाकर पेज पलटने लगा। एक नज्म ने उसके सामने नूर का वजूद ला खड़ा किया था। दिल भूल नहीं पाता वो ख्वाब मोहब्बत का, दिल भूल नहीं पाता क्या भेद अनोखा है। जब सोचने बैठो तो कुछ याद नहीं आता, एक पल के लिए फिर भी वो ख्वाब मोहब्बत का दिल भूल नहीं पाता। बेचैन जो गुजरी है रातें तो बहुत सी थी, करने के लिए उससे बातें तो बहुत सी थी। सामने आया तो सब भूल गई मुझको, सोचा है बहुत लेकिन कुछ याद नहीं आता, दिल भूल नहीं पाता। उसकी आंखों से कौन से लम्हे आंसू बहने लगे थे उसे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए थे। हीना की खुशबू उसके दिल को छू गई थी। उसने भरकर मेहंदी लगे हाथों वाली को अपने आगे कर लिया। माहिन को आज शायद कोई शरारत सूझी थी। उसने सामने मौजूद माहिन के चेहरे को आंखों के रास्ते दिल में उतार लिया। आज सता लो, कल पूछूंगा, वो उसे बाहों में भरते हुए बोला। वो पूरी तरह घबरा गई थी। छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा, वो डरते हुए सारे रंग चेहरे पर लाकर लजा कर बोली थी। क्यों भाई, अपने डॉक्टर ने को पकड़ा है? किसी को क्या दिक्कत है? अगर कोई आया तो खुद ही चला जाएगा। उसने माहिन को देखकर अपने अंदर का मौसम बदल लिया था। नूर की जगह माहिन एक हकीकत बनकर उसका रूप लेकर आ गई थी। वो माहिन पर मोहब्बतों की बारिश करके अपना आप मुकम्मल करना चाहता था। नूर के बाद पैदा होने वाली कमी अब ख़त्म होने लगी थी।
क्योंकि नूर के नाम की सांसें अब माहीन में बस चुकी थी, जो अनस के दिल को महका रही थी। दोस्तों, मोहब्बत कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी पहली मुलाकात जैसी मीठी होती है, तो कभी जुदाई जैसी दर्द भरी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ बनाने की हिम्मत देता है।